हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी के 9 पार्ट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं। ये इस सीरीज का पार्ट नंबर 10 है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो कर लेना। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है। शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है दूसरे वर्ष के अंत तक। 100 शब्द, 50 शब्द, 60 शब्द या फिर 10 शब्द। तो देखिए 100 शब्द क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो अवस्था होती है इसको शेषावस्था के नाम से अपन जानते हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। 100 शब्दों का इसमें शिशु के पास में भंडार होता है। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के समायोजन करने की समस्या का सामना करते हैं, या अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, या पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना। स्टैनले हॉल के अनुसार ये जो समायोजन की स्थिति है वो पूरी नहीं होती है तो जो किशोर बालक होते हैं वो तनाव और संघर्ष की अवस्था में गुजरते हैं। तो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, इससे किशोरावस्था में बच्चे समस्या का सामना करते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी जो भावना है उसका विकास कौन सी अवस्था में होता है। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में या फिर वृद्धावस्था में। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। इसमें शर्म, गर्व और उत्साह कर देने वाली जो भावनाएं होती हैं इसका विकास बच्चे के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की कौन सी विशेषता नहीं होती। सीखने की प्रक्रिया से तीव्रता, अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में चिंतन का विकास नहीं हो पाता क्योंकि इस अवसर में बालक का जो व्यवहार है वो उसके संवेगों से निर्देशित होता है। चिंतन का विकास है वो बाल्यावस्था का प्रमुख लक्षण होता है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। सीखने के प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक, तो देखिए थॉर्नडाइक इसका करेक्ट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने ये जो प्रयोग किए थे वो बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए थे। इसको उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार त्रुटि करते रहने से, थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि अगर अपन त्रुटि करते रहते हैं तो धीरे धीरे किसी कार्य को करने में अपन परिपक्वता हासिल कर लेते हैं। तो ये सीखने के प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक है। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। किसका सर्वाधिक अभाव, यानी कि शिक्षक जो होता है वो अपने छात्रों के प्रति कौन सी भावना नहीं रखता है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक, अधिकतर देखा जाता है। देखिए स्नेह, तो हर एक शिक्षक होता है वो अपने छात्रों के प्रति स्नेह जरूर रखता है। क्रोध की भावना भी, जब बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो क्रोध की भावना ओबवियस सी बात है डेवलप हो जाती है। वहाँ पर दोषारोपण भी होता रहता है। घृणा की भावना, अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के प्रति घृणा की भावना का सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है अगर वो रियल में एक शिक्षक होता है तो। इसलिए ऑप्शन फोर्थ क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। स्मृति और समझ आधारित, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत आधारित या फिर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाने चाहिए परीक्षा में विद्यार्थियों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समझ और अनुप्रयोग आधारित प्रश्न परीक्षा में विद्यार्थियों को पूछे जाने चाहिए, जिससे बच्चों के मानसिक स्तर का पता लगाना आसान होता है। कक्षा कक्ष में बैठने की जो व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो देखिए कक्षा कक्ष में जो भी गतिविधि करवाई जा रही है उसी के अनुरूप कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कक्षा कक्ष में किसी एग्जाम का आयोजन करवाया जाना है तो आगे पीछे बेंच को डालकर वैसे व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कक्षा में किसी क्लास का कोई लेसन लग रहा है तो उसके हिसाब से बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। कहने का मतलब कक्षा में जो भी गतिविधि करवाई जा रही है उसी के अनुसार कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य क्या है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से क्या तात्पर्य है। तो देखिए विभिन्न व्यक्तियों को समझने का जो कौशल डेवलप करना उसी को अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वो होता है, एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो क्या करता है, कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है। जी नहीं, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन होता है, ये भी नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो ये सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, तो वो इसमें अच्छा शिक्षक होता है।
परियोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? परियोजना विधि के प्रतिपादक दुर्किम है, किलपैट्रिक है, प्लेटो है या फिर सुकरात है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किलपैट्रिक होगा। कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा हुआ होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए, या फिर कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ पर शोरगुल से भरा हुआ भी नहीं होगा, शांत भी नहीं होगा, अनुशासन से पूर्ण भी नहीं होगा, मित्रतापूर्ण यहाँ पर एकदम सुटेबल होगा। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को किस चीज के ऊपर बल देना चाहिए? व्यक्तिगत भिन्नता अगर शिक्षार्थी हैं वो प्रदर्शित करते हैं तो एक शिक्षक को किस चीज के ऊपर अधिक बल देना चाहिए? अधिगम की एक समान गति के ऊपर बल देना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या है वो बढ़ा देनी चाहिए, या फिर सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए? ऑप्शन फोर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ में, प्रकृति के साथ में, जीवन के साथ में, या फिर ये सभी? तो देखिए ये सभी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, अधिगम एवं वृद्धि, उपचारात्मक अध्ययन, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, या फिर नन ऑफ दीज? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो देखिए व्यक्तित्व है वो अधिगम और वृद्धि के विकास की अवस्था है। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के, चरित्र के, सीखने के, या फिर ये सभी हो सकते हैं? तो वैसी बात है ये सभी क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन फोर्थ क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्पेयरमैन ने, ग्लिफोर्ड ने, या फिर थर्स्टन ने, या फिर गेने ने? बुद्धि का द्विकारक, द्वितत्व, द्विखंड सिद्धांत, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? स्पेयरमैन होगा। ऑप्शन फर्स्ट 1904 में 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसके अनुसार एक जी फैक्टर होता है और एक एस फैक्टर होता है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं। कौन से को छोड़कर बाकी सभी बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा? भाषा, अंतर्वैयक्तिक कौशल, सृजनात्मकता, या अंतःवैयक्तिक कौशल? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए भाषा का प्रकार इसमें बताया गया है, अंतर्वैयक्तिक कौशल भी है, अंतःवैयक्तिक कौशल भी है, सृजनात्मकता इसका प्रकार नहीं है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। भूख और प्यास है, भूख और प्यास व्यक्तिगत प्रेरक हैं या सामाजिक प्रेरक हैं, जन्मजात प्रेरक हैं, या फिर अर्जित प्रेरक हैं? तो भूख और प्यास क्या है? जन्मजात प्रेरक हैं। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, इसकी शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धांक क्या होगा? मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? तो देखिए 12/10 हो जाएगा, फिर ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया? 120 आ गया। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, यानी कि जो शारीरिक आयु है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ का सूत्र है वो उसका मान आ जाता है। निष्पत्ति लब्धि यानी कि AQ का सूत्र क्या होता है? निष्पत्ति लब्धि का। अभी अपन ने बात की थी बुद्धि लब्धि की, बुद्धि लब्धांक की, IQ की। अब आपको बताना है AQ का सूत्र क्या होता है। तो देखिए AQ का सूत्र क्या होता है? AQ इक्वल टू EA/MA मल्टीप्लाई 100, ये AQ का सूत्र होता है। AQ का मतलब होता है निष्पत्ति लब्धि। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव के सम्मिलित नहीं करेंगे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या को इसमें शामिल नहीं करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य कौन सा है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, या नई और आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य कौन सा है? तो देखिए स्थानीय समस्याओं का समाधान करना यही क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है। परीक्षा के स्थान के ऊपर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। सह संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों से होता है। तो उपरोक्त सभी क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वो 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं वो आपको बताने हैं। उद्देश्य, अधिगम व अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। बिल्कुल यही मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, जी नहीं। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से आकलन करना, यही सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन आपको गलत दे रखा है, ये बताना है। तो देखिए, विद्यालयों की राजनीति से मुक्त रखना, ये कथन ही आपको एनसीएफ 2005 के बारे में गलत दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के आपको जो तीनों दे रखे हैं वो 2005 की संस्तुतियों एनसीएफ में ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से संबंध नहीं रखता है। और कौन कौन सी संस्तुतियां हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अंतर्गत, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वरना ये कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, वहां से भी इसको देख लेना। देखिए, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है एनसीएफ 2005 के संबंध में। तो देखिए, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है, जी नहीं, ये कथन आपको गलत दे रखा है। यह एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुति प्रस्तुत करता है, यह कथन आपको सही दे रखा है। यह भारत के गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत के द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है, यह भी आपको गलत दे रखा है। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। एक भाषा, द्विभाषा, 3 भाषा या फिर बहुभाषा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो देखिए, बहुभाषा क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा फर्स्ट से लेकर कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी और अध्यापक का जो आवश्यक अनुपात होगा वो कितना होगा? अगर 200 से अधिक होती है तो 40 विद्यार्थियों के ऊपर एक अध्यापक होता है। ऑप्शन सेकंड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिला होगा। एंड दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।